बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आपके सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 का इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में तकरीबन 11 दफ़ा ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज को करने से पहले हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस जो है उसको डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने जो पैरेलल है रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसको डिस्कस किया। तो कई दफ़ा सर्किट्स आपके इस तरह के होते हैं कि पता नहीं चल रहा होता कि ये हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा होता है, या फिर रेजिस्टेंस के दरमियान में एक ब्रिज बना होता है, एक रेजिस्टेंस लगी होती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें 5 रेजिस्टेंस हैं या समटाइम्स उसमें 6 रेजिस्टेंस होती हैं, एक रेजिस्टेंस उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई होती है तो यहाँ पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अप्लाई होता है। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो पेपर में आता है, एक स्टूडेंट जिसने नहीं स्टडी किया हुआ, यानी 13 चैप्टर उसने नहीं अच्छे तरीके से तैयार किया, ये इस टॉपिक को नहीं उसने टच किया या उसने नहीं लेक्चर सुना, तो उसके जहन में तो यही आएगा कि व्हीट से क्या मुराद होगा, स्टोन से क्या मुराद होगा और ब्रिज से क्या मुराद होगा। तो वो यही सोचेगा कि कोई गंदम है, कोई पत्थर है और कोई पुल है। वो इस तरह की बात लिख देगा कि गंदम, पत्थर और पुल, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कह देते हैं। व्हीटस्टोन की तो मैं नेक्स्ट डिटेल बताऊंगा, लेकिन ब्रिज इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब देखें ब्रिज क्या करता है। ब्रिज दो इलाकों के दरमियान एक कनेक्शन बना रहा होता है, यानी दरमियान में पानी है, एक इलाका ये है और एक आपके पास इलाका है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। और फिर इसके साथ साथ ये भी है कि इसके पिलर्स हैं, पिलर्स ने क्या किया, इसको बैलेंस किया हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप एक बैलेंस्ड कंडीशन को देखेंगे, जैसे इसके पिलर्स ने इसको बैलेंस किया हुआ है, उसके अंदर भी एक बैलेंस्ड कंडीशन होगी जिसमें जो रेजिस्टेंस है जो उसके साइड्स पे लगी हुई हैं, जिसके दरमियान में आपने ब्रिज बनाया है, एक रेजिस्टेंस लगाई है, जो साइड पे जो रेजिस्टेंस है उनकी जो रेशो है, ऊपर वाली दो रेजिस्टेंस और नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है उनकी जो रेशो है वो बराबर होती है उस बैलेंस्ड कंडीशन में। तो बैलेंस्ड कंडीशन पे ही व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो काम करता है। अगर बैलेंस कंडीशन नहीं होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज काम नहीं करेगा। ये नेक्स्ट हम इसकी डिटेल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो इन्वेंट किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने 1833 में, और 10 साल के बाद ये चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 में 1843 के अंदर इस पे मज़ीद वर्क किया और इसी नाम से जो है ये फेमस हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये क्रिस्टी के दौर में ये मशहूर हो जाता, फेमस हो जाता, ये इस पे ज़्यादा वर्क हो जाता, तो हो सकता है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बजाय हम पढ़ रहे होते क्रिस्टी ब्रिज। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डेट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यानी एक मटेरियल है जिसकी हमें रेजिस्टेंस नहीं मालूम, एक तार हो सकती है या कोई रेजिस्टर हो सकता है या कोई इस तरह की और कोई भी चीज़ हो सकती है, हमें उनकी उस चीज़ की रेजिस्टेंस नहीं मालूम। हम उसको मालूम करने के लिए जो सर्किट यूज़ करेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा।
अब इसमें इसको वेटस्टोन ब्रिज को हम क्या कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस ब्रिज भी कह देते हैं, यानी रेजिस्टेंस लगी होती है और एक ब्रिज बना हुआ होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो है स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरह से ब्रिज बना होता है। और फिर उसके बाद आ जाती बैलेंस्ड कंडीशन और अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन जो वेटस्टोन ब्रिज में है उसमें ये होगा कि आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। ये बी और डी जो ब्रिज बना रहे हैं इन रेजिस्टेंस के दरमियान में एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। तो बैलेंस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ से करंट जो है वो आपका फ्लो नहीं करेगा, या पोटेंशियल जो है ना वो सेम हो जाएगा बी और डी पर। इसमें जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी इस्तेमाल हो रहा है आपका रूल, और सेकंड रूल भी इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा जो आपका किरचॉफ जो सेकंड रूल है इस्तेमाल होता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है किरचॉफ्स रूल्स की, ये किरचॉफ सेकंड रूल की। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ऐसे ही लाइक डायमंड स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारा 5 रजिस्टर पर मुश्तमिल होता है। ये आपके पास R1 है, ये R2 है, R3 है और R4 है। ये अगर देखा जाए R1 और R2 आपस में एक सीरीज में ऐसे, और ये R3 और R4 जो है ये भी आपस में सीरीज में। जैसे मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया ना, तो मैंने ये बताया कि सीरीज में और आप पैरेलल में पहले देख चुके हैं, यानी R1 और R2 सीरीज में है और R3 और R4 ये भी सीरीज में है। और अगर आप इसके दरमियान में ये वाला एक रेजिस्टेंस या आपको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, आप इसको लगा देते हैं, तो तब ये जो एक ब्रिज बन गया। बी और डी पे आपने क्या किया, गैल्वानोमीटर को अटैच कर दी जिसकी रेजिस्टेंस RG बोल देते हैं। अब इसमें बैलेंस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ से आपका जो है वो करंट ने फ्लो नहीं करना। अच्छा, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि 4 रजिस्टर हैं आपके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह से लगा दी, और एक रेजिस्टेंस आपकी गैल्वानोमीटर की है। सी पॉइंट को बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं 2 पॉइंट्स पे, ए पर यहाँ पर से कनेक्ट कर दिया और सी पे हमने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और इसके दरमियान में आपने बी और डी के दरमियान में आपने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो अटैच कर दिया। अब जो ये आपने दरमियान में जो बी और डी के दरमियान में गैल्वानोमीटर लगाया, उसकी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG होगी और ये एज ए ब्रिज काम कर रहा होगा। जैसे ब्रिज मैंने आपको स्टार्ट वाली स्लाइड में बताया था कि वो क्या करता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान एक रास्ता बना देता है। तो ये ब्रिज जो है इसने भी इसी तरह से किया है कि बी पॉइंट और डी के दरमियान जो है इसने क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया। उस ब्रिज में पिलर जो है वो बैलेंस कर रहे होते थे। इस ब्रिज में आप लोग देखेंगे कि R1 और R2 की जो रेशो है वो R3 और R4 की रेशो के बराबर होगी। यानी R1 R2 का आप जो जवाब निकालेंगे तकसीम करके R1 ओवर R2, वो हमेशा बराबर आएगा R3 ओवर R4 के। लेकिन बात ये आ जाती कि बैलेंस्ड कंडीशन अगर होगी, अगर बैलेंस कंडीशन नहीं होगी तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। वही बात फिर दोबारा ब्रिज की आ गई कि ब्रिज इस वजह से कहा जाता है कि बी और डी के दरमियान आप एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, एक आपके पास एक ये ब्रिज बन जाता है। जैसे ब्रिज 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये बी और डी जो हैं ये भी क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को आपस में जो है ना वो एक कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ब्रिज को इन पिलर्स ने जो है वो बैलेंस किया होता है, ये सपोर्ट की होती है। तो इनको जो आपके पास ये ब्रिज बनाया हुआ है, ये इस तरह से बैलेंस्ड होता है कि इसके क्रॉस आप इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देते हैं कि दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल हो जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता, और R1 ओवर R2 और R3 और R4 की रेशो जो है वो बराबर आ जाती है। उसको आप बैलेंस्ड कंडीशन कह देते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे है,
हमने जैसे बात की कि 4 रजिस्टर 1 2 3 4 रजिस्टर हम लगाते हैं। एक्चुअल में 5 रेजिस्टेंस होते हैं, बुक में उसने 4 लिखे हैं, R1 R2 R3 R4 और RG। चूँकि हम बैलेंस्ड कंडीशन लेते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपने ये करना होगा कि B और D के दरमियान पोटेंशियल जो है वो सेम कर देना होगा। अब देखें वर्किंग में इस तरह से है कि आपने ये रजिस्टर लगा दिए हैं, आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। जब आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। यहाँ से पॉजिटिव से करंट आया, इधर से मूव करता करता इस पॉइंट C पर आ गया। इस C पॉइंट पर आके इसके पास मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो इधर से इधर जा सकता है और इधर से मूव करके इधर आ जाएगा, या यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, कुछ इधर से करंट इधर मूव कर जाएगा और फिर इधर से मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ पाथ्स उसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये किया है कि जो किरचॉफ सेकंड रूल आपके पास था, लॉ था, उसमें हमने ये किया था कि मुख्तलिफ जो लूप्स बना देते हैं कि हर लूप में आपका जो पोटेंशियल चेंज होता है क्लोज सर्किट के अंदर वो ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लूप हैं, जैसे ये आपके पास एक लूप है, आपके पास एक ये लूप है, आपके पास एक ये लूप है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है, आपका पोटेंशियल चेंज है वो ज़ीरो है। आगे हम इसके हवाले से इक्वेशंस निकालेंगे, बनाएंगे, लूप की अलग-अलग इक्वेशंस बनाएंगे, उसको हल करेंगे, बैलेंस कंडीशन को लगाएंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4। और उसमें हम क्या करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसकी मदद से मालूम कर लेंगे। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि R1 और R2 जो है इनकी रेजिस्टेंस आमतौर पर फिक्स रखी जाती है। आगे मैं आपको इसकी एक जो प्रैक्टिकल जो एक डायग्राम शो करूँगा जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये आपकी इसकी वर्किंग हो रही होती है। R1 और R2 जो है वो हमारे पास फिक्स होते हैं। जब हमने बैलेंस्ड कंडीशन बनानी होती है तो उसमें हमने ये करना होता है कि आपका R3 और R4 की रेशो जो है वो भी बराबर हो। अब ये R1 और R2 अगर फिक्स हैं तो R3 जो है आपका वेरिएबल होता है और R4 वो होता है जिसको आपने मालूम करना होता है। अब चारों रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 जो वेरिएबल है और ये R4 को कनेक्ट कर देते हैं। गलवानोमीटर फ़र्ज़ कर लेते हैं डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं देकर रहा, वो कुछ और डिफ्लेक्शन दे रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, R3 को एडजस्ट करते हैं, इसको ज़्यादा करते हैं, ये कम करते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है नल हो जाती है, मीन कि वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, वो ये शो करता है कि इस B और D के दरमियान जो करंट है वो आपका फ़्लो नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन पे आपका ये जो आपका गलवानोमीटर कह रहा हूँ, ये आपका जो बेयरस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में होता है और आप R1 R2 और R3 R4 जो है उसकी रेशो जो है R1 R2 की और R3 और R4 की बराबर होती है। और आप क्या करते हैं, अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस दी गई हों तो आप चौथी रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट कर देते हैं, मीन के अननोन रेजिस्टेंस को आप मालूम कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में व्हीटस्टोन ब्रिज की आगे मतलब एक एप्लीकेशन आ जाती है कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। चूँकि आपका जो बैलेंस कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको 2-3 स्लाइड्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे, फिर आगे इसके जो लूप वाइज इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर आगे हम उसको मतलब जो R1 ओवर R2 और R3 ओवर R4 है इसको हम साबित करेंगे। अच्छा, बैलेंस्ड कंडीशन जैसे मैंने बताया कि बैलेंस कंडीशन से मुराद ये होता है कि B और D यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। यानी अगर B पर 3 है और D पर भी 3 है तो पोटेंशियल सेम है, तो आपका इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर B पे 4 है और D पे जो है वो आपका जो है ना वो मैं कह देता हूँ 2 है, तो B से D की तरफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ करंट ने फ्लो करना होता है। अगर मैं कह देता हूँ D पे 10 है और B पे 5 है, तो D से B की तरफ जो आपके पास है करंट फ्लो करेगा। लेकिन
अगर हमने बैलेंस कंडीशन बनानी है तो हमने इसका जो करंट का फ्लो है उसको ज़ीरो कर देना है। वो कैसे ज़ीरो होगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बी और डी के दरमियान जो है ना, आप उसको क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। अब जैसे आप एक पत्थर को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सेव होती रहती है उसके अंदर, तो अब आप उसको छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ खुद ब खुद आता है। ये टेम्परेचर है आपके पास होता है, टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर ही बराबर कर देंगे तो वो फ्लो जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ आप कंडीशन जो हैं वो ले सकते हैं। अब देखें बैलेंस कंडीशन में ये होगा कि आपका पोटेंशियल जो है बी और डी के पॉइंट्स पे जो है वो सेम होगा, तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि ये आपके पास एक मोटर लगी हुई है और इसमें से इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है, इन पाइप्स में से इधर से जाता है और इधर से बाहर निकल आता है। अगर बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा हो तो पानी जो है नीचे की जानिब आएगा, अगर डी पर प्रेशर ज़्यादा है तो जो पानी है वो ऊपर की जानिब जाएगा। लेकिन अगर बी और डी पर प्रेशर जो है वो क्या हो, सेम होगा, तो पानी इसके अंदर होगा सही लेकिन फ़्लो नहीं कर रहा होगा जैसे इधर से फ्लो कर रहा है। सेम इसी तरह से जैसे करंट होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है कन्वेंशनल करंट, तो हमारे पास जो है वो करंट फ्लो करेगा। ये यहाँ से देखें, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर आपके पास 10 आदमी थे, 10 आदमी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ सी पे 10 आदमी पहुँच गए। अब उनके पास 2 रास्ते हैं, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं कहता हूँ 5 जो है ना वो इधर चले गए और 6 मैं कहता हूँ इधर चले गए और जो 4 थे वो इधर चले गए। अब ये हुआ कि 6 में से जो 3 थे वो इधर चले गए और 3 जो है वो इधर आ गए और फिर यहाँ से ये इकट्ठे होके इधर चले गए, तो यहाँ पे जब पहुँचे टोटल 10 ही थे। अब इसमें हमने इस तरह की कोई कंडीशन बनानी है कि हमारे सारे के सारे ऊपर से चले जाएं और इधर से चले जाएं, यानी इस रास्ते से हमारे जो बंदे हैं, आदमी हैं, वो ना गुजरें। या हम यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, भाई जी ये इलाका जो है ना ख़तरनाक है, यहाँ ये सड़क अच्छी नहीं है, ये इस तरह की कंडीशन पैदा करते हैं। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि अगर हमारे पास एक R1 है, एक R2 है, ये हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। हम यहाँ पर R3 जो है वो वेरिएबल है, उसको तब्दील कर सकते हैं, और R4 जो है वो अननोन है, उसे हमें नहीं पता कि क्या है, कितनी है। अगर हम लगा देते हैं और हमारा गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, नल कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो रेजिस्टेंस होती है उसको चेंज करते हैं, यहाँ तक चेंज करते हैं कि आपकी जो गलवानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, नल कंडीशन में आ जाता है, तो हमारी जो बैलेंस्ड कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ से करंट जो है वो 0 हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4 आपके पास जो है वो इक्वेशन एंड पे बन जाती है। अब देखें R1 और R2 मैंने कहा फिक्स है, हमें पता है कि भाई कितनी वैल्यू है, फ़र्ज़ कर लें ये R1 जो है 3 है और R2 मैं कह देता हूँ 1 है, तो R1 ओवर R2 का जवाब क्या हो जाएगा, 3/1 जवाब आपके पास 3 आ जाएगा, यानी इसका जवाब 3 आ गया। अच्छा मैं कहता हूँ R2 जो है ना R3 जो है 12 है, जब बैलेंस कंडीशन मैंने की यहाँ पर R3 12 था, तो R4 की कीमत क्या होगी। अब देखिए इसको मैंने जब बराबर रखा है तो इसको भी मैंने बराबर रखना है, ये ऊपर 12 है तो मैं नीचे क्या करूँगा 4 करूँगा, तो 4 3 12 आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपने इसको बैलेंस कर दिया, जैसे ये आपके पास बैलेंस्ड है। तो ये रेजिस्टेंस जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, बैलेंस कर रही होती हैं, और इस रेशो को वो उसी कंडीशन में होता है जब आपका बी और डी का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। अच्छा यहाँ पे जब हम किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करते हैं तो हमने हर सर्किट के लिए एक अलग करंट लेना है, I1 ले लेना है। इसके लिए ये सर्किट मैं कह देता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं लूप जो है, हर लूप के लिए अलग आपने करंट लेना है। एक लूप में ले लेता हूँ A-B-D-A, इधर मैं करंट कह देता हूँ I1। एक मैं लूप ले लेता हूँ B-C-D-A, इधर मैं जो करंट है उसको वो ले लेता हूँ I2।
एक मैं लूप और ले लेता हूँ, इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, वो I3 है। अब देखें करंट पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। पॉजिटिव से चूंकि नेगेटिव इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है इधर को, तो एक हमारे पास क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी हरकत कर रही है, यानी 12 बज गए, आपके पास 1 बज गया, फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गया। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये उसके ऑपोजिट जैसे होता है कि एक के बाद 12 हैं, 12 के बाद 11 हैं। तो आपने जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझना हो, तो आप अपने घड़ी की जो सुई की डायरेक्शन है उसको ज़रा समझेंगे, तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि क्लॉकवाइज कहाँ पर आपकी जो है क्लॉकवाइज ले रहे हैं, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखें बैलेंस कंडीशन को वो मैंने एक इस तरह से भी जाहिर ये मैंने इस तस्वीर में जाहिर किया हुआ है। जैसे R1 और R2 जो है आपके फिक्स हैं, ये R3 जो नॉब है इसके ज़रिए से आप घुमा रहे हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के आपने कहीं वॉल्यूम ज़्यादा करना हो या कम करना हो, या मशीन चला रहे हैं तो उसका बटन को ऐसे घुमा के आप उसको ज़्यादा टाइमर या इस तरह से करके। तो यहाँ पे जो ये R3 है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आप इसको चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, इतना तब्दील करते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है उसके अंदर आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है, मीन करंट ज़ीरो हो जाता है। और फिर आप उसकी रेशो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 और R4 करके आप अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब एक और मैंने यहाँ पर आपको जो डायग्राम शो की है, इसमें तस्वीर में आप देखें कि अगर ये R1 R2 R3 R4 जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस ही हैं, और ये क्या कर रही होती हैं, यहाँ पर आपके पास एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती हैं, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिए हैं, ये भी पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहे हैं, मीन के पोटेंशियल ले रहे हैं R1 R2 और R3 और R4। इसके दरमियान में क्या किया है, हमने एक बल्ब लगा दी है। अब जब बैलेंस्ड कंडीशन होगी उसमें यही होगा कि यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ से करंट ही आपका फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि ये आपकी जो वो आपके पास करंट इसमें से ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आगे हमने जो है ना लूप्स लेने हैं और उनकी फिर हमने इक्वेशंस बनानी है। वो लूप जो हम लेंगे और जो उसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होगी वो आपके पास ओम्स लॉ आ जाता है। अब ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू हमारे पास किसके IR के बराबर है। IR आगे जो इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपके पास करंट सपोज I1 है तो रेजिस्टेंस R1 है, तो IR1 हो जाएगा। अगर आपके पास करंट I2 है और रेजिस्टेंस आपके पास R2 है, तो जो आपके पास पोटेंशियल है वो आपके पास I2 R2 हो जाएगा। अगर आपका करंट I3 है और रेजिस्टेंस R3 है, तो आपका पोटेंशियल जो है I3 R3 हो जाएगा। लेकिन जब हमने लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल चेंज जो है वो लेना है, तो वो आपका क्लोज सर्किट में ज़ीरो होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ जो है वो आपकी इस्तेमाल होनी है, वो जैसे मैंने स्लाइड पहली में बताया था, वो आपका किरचॉफ सेकंड रूल है। यानी जो आपने मुख्तलिफ लूप्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज लेंगे टोटल, वो आपके पास ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट हम जो है, अगर हमें लूप जो बनते हैं उनकी हमें अगर इक्वेशन बनानी आ जाए, तो ये समझें कि सवाल आपका हल हो गया। आगे आपने जैसे एक मैथमेटिकल स्टेप्स कुछ करने हैं, उसको सॉल्व करना है। मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उसमें इसको मुख्तलिफ वे के ज़रिए से जो है वो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन चूँकि हमारी जो बुक है उसके अंदर जिस पैटर्न के ज़रिए से सॉल्व किया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से आपको जो है वो
उसका रिज़ल्ट जो है वो दिखाया जाए, बनाया जाए, उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए। अब यहाँ पर लूप है आपके पास ए बी डी ए यानी ए से बी की तरफ जाना है, बी से डी की तरफ जाना है और डी से ए की तरफ चले जाना है। अब ये जैसे मैंने बताया था कि मुख्तलिफ सल्तनत है, एक I1 है, यहाँ का बादशाह जो है I1 है, यहाँ का सल्तनत का बादशाह I2 है, यहाँ की सल्तनत जो है उसका बादशाह I3 है। अब R1 जो है ये इसकी अपनी यहाँ पर जैसे होता है कि इसका किसी के साथ इस दीवार का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप इधर आएंगे, ये वाली दीवार जो साझी है, दोनों बादशाहों की मलकियत है, इसकी भी है और इसकी भी है। जब आप इधर आते हैं तो यहाँ पर बादशाह ये भी दोनों की मलकियत बन जाती है। जैसे दीवारें कई घरों में बनी होती हैं ना, दोनों की साझी होती हैं। तो ये वाली जो जहाँ पे आपके पास देखें, आपने देखना है कहाँ कहाँ साझी है, तो वहाँ से दो करंट्स आपके फ्लो कर रहे होंगे। जैसे इसमें से I1 भी है और इधर से आपके पास I3 भी है, ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, दोनों करंट्स हैं। सेम इसी तरह से जब हम इस लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये अगर देखा जाए ये साझी नहीं है, यहाँ पर बादशाह जो है ना वो ये अपनी उसकी हुकूमत है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर भी ये साझी है, यानी इसमें I2 भी है और यहाँ पर आपके पास I3 भी है, दोनों इसमें इफेक्ट वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद इधर तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये I1 भी है और ये आपके पास I2 भी है। अच्छा, इसमें किरचॉफ्स रूल में इस तरह से होता है कि एक करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दीवारें आपकी साझी हैं उसमें करंट्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी एक दूसरे के। लेकिन हमने जब इक्वेशन लिखनी है तो हमने इस तरह से लिखनी है कि पहले हमने उस बादशाह को आगे रखना है जो उस इलाके का है, और उसके बाद माइनस आपने करना है दूसरे को। मतलब ये I1 अगर इसकी बात करते हैं AD की, तो ये I1 माइनस आपके पास I3 होगा अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस सर्किट की बात कर रहे हैं और इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो I2 माइनस I3 होगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आप इस सर्किट की बात कर रहे हैं या लूप की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा I2 माइनस I1। जब आप इस लूप की बात कर रहे होंगे तो इसमें होगा I1 माइनस I2। मज़ीद हम जब इसको नेक्स्ट देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कैसे निकालूंगा, मैंने इस करंट को I1 कहा हुआ है तो ये माइनस I1 R1 हो जाएगा। यानी देखें बादशाह सलामत जो है A B D, A से B की तरफ गए, B से D की तरफ आए और D से A की तरफ आए। A से जब B की तरफ गए हैं तो दरमियान में आ गई हैं पहाड़ियाँ, ये पहाड़ हैं। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, उन्हें थकावट हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V इज इक्वल टू IR। तो I1 करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है तो माइनस I1 R1 हो गया। इसके बाद आप B से आ रहे हैं D की तरफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखा जाए करंट ये वाला इधर की तरफ है पॉजिटिव है और ये वाला करंट जो है इधर की तरफ है तो नेगेटिव है। तो B से D की तरफ आते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे I1 माइनस I2। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस आप इलाके की बात कर रहे होंगे उसका जो करंट है पहले होगा और वो जो साझी वाला है वो बाद में होगा। तो माइनस I1 माइनस I2 RG हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर मूव करते हैं, इधर से इधर गए, बादशाह जो पहाड़ों पर गया, एनर्जी ड्रॉप हुई या पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये आपके पास माइनस I1 R1 आ गया। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये एनर्जी लॉस हो रही है। इसी तरह से इधर आ रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 RG आ जाएगा। फिर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास I1 भी है और उसके साथ साथ I3 भी है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I3 और रेजिस्टेंस क्या है R3।
ये पहली लूप की जो है ना इक्वेशन बन गई, एक ये वाला रेजिस्टर, एक ये वाला रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर की वजह से ये आपके पास इक्वेशन बन गई। और इसको बराबर क्या लिखना है, किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक इसको 0 लिखना है। दोबारा देख लें, -I1R1 -I1R1, इसी तरह से -I1 -I2RG, ये हमारे पास ब्रैकेट में था माइनस, तो ये हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से -I1 -I3R3, तो ये हमारे पास आ गया। ये पहले लूप की जो है ना इक्वेशन हमारे पास बन गई। सेकंड लूप की जो है ना हमने वो भी इसी तरह से बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर 3 लूप हैं। एक आपके पास ये बन रहा है, ये वाला जिसमें करंट I1 है, एक I2 I3 है। लेकिन हमें जो हमने साबित करना होता है, जो इसका रिज़ल्ट निकालना होता है, ये जो इक्वेशन बनानी होती है, वो 2 लूप जो है ना लूप्स की मदद से भी बन जाती है। तो हम फिर तीसरे को डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ रहे हैं BCDB। B से पहले C की तरफ जाना है आपने, यानी ये आपके पास पॉइंट जो है वो B है। B से आप C की तरफ जाएंगे, C से आप D की तरफ जाएंगे और D से B की तरफ जाएंगे। अब देखें B से C की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -I2R2। बादशाह जो है वो इधर पहाड़ों से गुजरा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी जो है लॉस हो रही है, तो -I2R2 हो गया। अब वो क्या जा रहा है, इधर से जा रहा है, अपने ही इलाके में है, यानी इधर से अपने ही लूप के अंदर है। वो C से जब वो क्या करता है, D की तरफ जाता है, तो ये हमने जैसे देखा है कि उसकी करंट जो है उसकी डायरेक्शन आपकी इधर है, इधर को ऊपर को जा रहा है। और ये जो ये वाला I3 वाला करंट है नीचे की जानिब आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाते हैं, मतलब कि आपके पास माइनस हो जाएगा। ये आपके पास ऐसे आ गया I2, पहले इसको लिखना है, फिर उसके बाद जो दूसरा है उसको आपने I3 को वैल्यू देनी है। -I2 -I3R4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये थर्ड पे जाते हैं। थर्ड ये इसी तरह से है कि यहाँ से जब इधर आप जा रहे होते हैं, तो देखें करंट आपका जो I2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह से ये आपके पास ये ऐसे इधर से जा रहा है और इधर से ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, और ये नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, फिर डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाती है। लेकिन बेहतर तरीकाकार यही है कि आप ये ज़हन में रखें, उस रजिस्टर जिसकी बात कर रहे हैं, अगर जिस लूप के अंदर है उसका करंट पहले होगा और दूसरे का करंट बाद में। जैसे इस लूप में है आपके पास आप R4 ले रहे हैं, तो I2 -I3। फिर आपके पास ये वाला है, इसमें 2 करंट है, I1 भी I2 भी है, यानी दोनों की साझी है। तो आपने जब इस सर्किट की बात करनी है, तो आपने I2 -I1 करना है, ये I2 -I1। जब आपने इस सर्किट की बात करनी है, तो आपने I1 माइनस जो है वो I2 करना है। अब ये दूसरे लूप की इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख दी आपने, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये आपके पास इस तरह से आ गया =0 हो गया, जो आपके किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने जो आपकी पिछली लूप पहले लूप के लिए थी वो ये लिख दी, और दूसरे लूप के लिए मैंने ये लिख दिया। फिर वही बात आ जाती है कि आपकी जो आगे डेरिवेशन है वो उसी बेस पे डिपेंड कर रही है कि आपका जो वेटस्टोन है वो आपका बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वेटस्टोन जो है वेटस्टोन बैलेंस नहीं होगा, तो तब वो आपकी R1/R2 वाली कंडीशन, R1/R2 बराबर है R3/R4 वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी और आप जो है अननोन रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकेंगे। अब देखें यहाँ पे, चूँकि हमने ये पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि B और D जब पॉइंट जब हम इसको बैलेंस कंडीशन पे लेते थे, तो आपका गलवानोमीटर जो है वो नल कंडीशन में होता था, मीन कि वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। दूसरे लफ्ज़ों में, जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो गलवानोमीटर में से जो करंट था वो क्या था, I2 और I1 था, तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 हो जाता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में I2 बराबर I1 के हो जाता है। अगर माइनस को हम इधर लेके जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि दोनों इक्वेशंस के अंदर जहाँ जहाँ पर I2 लिखा हुआ है वहाँ सारी जगह पर मैं I1 लिख देता हूँ। यहाँ I1 लिखा हुआ है, यहाँ I1 लिखा है, यहाँ I2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ I1 कर देता हूँ। वैसे भी आपके पास जो RG वाली टर्म्स हैं वो दोनों 0 हो जाती हैं, क्योंकि करंट इसमें से गलवानोमीटर में से फ्लो भी नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आपके पास जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ये दोनों तो वैसे ही 0 होगी ना, क्योंकि हमने जब गलवानोमीटर में से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, आपने बैलेंस कंडीशन वाली जो है ना वो उसको किया हुआ, अप्लाई किया हुआ। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी बन जाएगी, पहली इक्वेशन में ये I1, ये जो R1 वाली और R3 वाली, और इसी तरह से R2 वाली, और आपके पास
ये R4 वाली। अच्छा, ये मैंने इसको ज़ीरो नहीं किया बल्कि इसको एक नेक्स्ट स्टेप एक और इसका स्टेप बना लिया। तो ये -I1R1 इसी तरह से आ गया, और -I1, ये वो दो इक्वेशन है 1 और 2, ये जो हमने पिछले दो लूप किए थे उसके एंड पे जो इक्वेशंस हमने मतलब साबित की थी, ये वो वाली हैं। अच्छा, इसमें हमने इस तरह से वैल्यूज़ को पुट कर लिया। इसी तरह से आपके पास जहाँ जहाँ I2 था वहाँ I1 दर्ज की, यहाँ I2, यहाँ पर आपके पास I1 आ गया, यहाँ I2 है, यहाँ I1 कर दिया। इस तरह से इक्वेशन बन गई। ये दो फैक्टर्स जो आपके पास जो है ना वो ज़ीरो हो गए, तो आपके पास इक्वेशन जो बन गई वो इस तरह से बन गई। पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इस तरह से नीचे लिखी हुई है। अब इस तरह से करना है, ये माइनस वाली टर्म जो है आपके पास जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये इस तरह से आपके पास बन गया -I1R1, ये माइनस उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू I1 -I3R3। इसी तरह से आपके पास -I1R4, ये इसी तरह से लिखा, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई -I1R1 इज इक्वल टू I1 -I3R3। इसी तरह से -I1R2 इज इक्वल टू I1 -I3R4। अब ये इक्वेशन जो है ना आपस में मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। यहाँ पे देखें ना I1 है, वहाँ पर भी आपके पास जो है ना नीचे वाली पे भी I1 है, ये आपके पास I1 -I3 है, और ये I1 -I3 है, सेम है इस तरह से। तो हम जो है ना इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा रिलेशन जो है ना रेजिस्टेंस की फॉर्म में आए, क्योंकि हम इसको यूज़ ही अननोन रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। तो देखें, ये राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे जो है डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमारे पास इस तरह से -I1R1 बट्टा हमारे पास आ जाएगा -I1R2 इज इक्वल टू I1 -I3R3 और I1 -I3R4। तो यहाँ माइनस था पहले साइन, जब दूसरी साइड पे लेके गए थे प्लस हो गया था। अब देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें ये आपके पास मिल रही हैं, ये भी एक जैसी हैं, कट गई हैं। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर आपके पास जैसे मैंने बताया था कि R1 और R2 फिक्स हैं, यानी मतलब 3 है और R2 आपके पास 1 ओम है, तो R3 अगर आप मूव यहाँ तक करेंगे कि वो 12 आपके पास वो 12 के ऊपर जो है ना वो आपकी रेजिस्टेंस चली जाए, तो आपका R4 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, और इसकी मदद से जो है ना आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास R3 भी दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है और R1 भी दिया हुआ है, और वो कहता है कि बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस्ड कंडीशन से मुराद क्या है कि आपका पोटेंशियल जो है वो आपका जो आपने पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल लिया था वो सेम हो, या दूसरे लफ्ज़ों में करंट जो है गलवानोमीटर में से ना गुजरे, या ब्रिज में से करंट ना गुजरे। तो आप इस तरह से जो R4 वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड के जो पेपर्स हुए हैं प्रीवियस, उसमें जैसे मैंने बताया कि फ़िज़िक्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी डेफिनेशन आ जाती है, दूसरी आपकी जो है डायग्राम आ जाती है, और तीसरी आपके मैथमेटिकल स्टेप हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी होंगी, आपने की होंगी, मिस्टेक नहीं होगी, तो आपके पास अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें मिस्टेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आपके जो है ना कट जाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस जो है ना आपने इसके मैथमेटिकल स्टेप डायग्राम की, और जो डेफिनेशन है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, बाकी सवाल भी होना चाहिए लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर जो बोर्ड के पुराने 5 सालों में आए हुए हैं उसमें क्या है, वो ये पूछ लेता है कि सर्किट जो है आपने डायग्राम जो है व्हीटस्टोन की ब्रिज आपने सर्किट डायग्राम बना के जो है वो दिखाएं। तो वो आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आपने रेजिस्टेंस लगानी है और आपका क्या रिज़ल्ट आएगा। फिर तो सर्किट आप बना देंगे, उसको आप रजिस्टर लगा देंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। राइट डाउन द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है। वो आपने जैसे होता है कि लिख देना है कि पोटेंशियल जो है वो आप क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, या ब्रिज जो आपने लगाया होता है तो उसमें करंट का फ्लो जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आ जाता है। तो ये हमारी बैलेंस्ड कंडीशन है। इसके अलावा ये है कि ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसको आप मालूम करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो वही R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आप उसके ज़रिए से जो R4 है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, उसको उस फार्मूले के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको इस सवाल के हवाले से कोई भी पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ तो लाजमी आप जो है उसको बताएं।
कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपको उस हवाले से जो है वो बेहतर अंदाज में गाइड किया जाए। आपका जो भी उस जो डाउट्स हैं, ये जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो आपको क्लियर की जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी ये जो चैनल है उसको शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।